गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज क्लास की शुरुआत करते हैं। आज ये हमारी बायोलॉजी की पहली क्लास है जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा सेल। तो हम किसी भी क्लास की शुरुआत करने से पहले हमेशा एक मोटिवेशनल कोड से क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा कोड क्या होगा कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर हमें असफलता मिलती है किसी चीज़ में तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है ना। तो उस कमी को पूरा करना है। जब तक उस कमी को पूरा नहीं कर लेते, कहने का अभिप्राय है कि प्रयास करते रहना है। प्रयास करते रहोगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेल यानी कोशिका। कोशिका होती क्या है? जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये जो पिक्चर है ये सेल की पिक्चर है, यानी कोशिका की पिक्चर है। ठीक है, तो इसमें ये जो सारी चीज़ें हैं, जब आप इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, जैसे साइटोप्लाज्म है, गाल्जी अपार्टमेंट्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जब आप इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके होंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैसे काम करती है, इनका क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको ये सेल की पिक्चर सिर्फ इसलिए दिखाई है कि सेल होती कैसी है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि सेल की जो रचना होती है वो एक जैसी ही होती है। अभी मैं आपको सेल की डेफिनेशन पढ़ाऊंगी तब आपको पता चलेगा। सेल इस तरह की भी होती है और अन्य तरह की भी होती है, अलग अलग पिक्चर्स होती है, अलग अलग तरह की सेल होती है, कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि कोशिका होती क्या है। ठीक है, तो जैसे आप एक मकान बनाते हो, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। जैसे आप एक मकान का निर्माण करते हो तो उसके लिए आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आपको ईंट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ईंट के बिना तो मकान नहीं बना सकते। आपको ईंट की ज़रूरत पड़ती है, आपको बजरी की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। आप इन सारी चीज़ों से क्या करते हो, जब ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होगी तब आपका घर का निर्माण होना शुरू होता है, आपका मकान बनना शुरू होता है। तो नींव किससे रखी जाती है? हमेशा ईंटों से नींव रखी जाती है। तो सबसे पहली इकाई क्या हो गई? ईंट हो गई। ठीक इसी प्रकार जैसे मकान की सबसे पहली इकाई क्या हो गई? ईंट हो गई। तो उसी प्रकार से हमारा शरीर जो है, मानव का जो शरीर है, उसकी सबसे पहली इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, यानी सेल होती है। कहने का अभिप्राय क्या है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी और मूलभूत इकाई कौन सी होती है? सेल होती है, कोशिका होती है। कोशिका के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कोशिका, हमारे पूरे शरीर में कितनी कोशिकाएं होती है? असंख्य होती है, करोड़ों की संख्या में होती है। और इनका जो आकार होता है वो इतना छोटा होता है कि उसे हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। यानी उसे देखने के लिए, कोशिका को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जब हम सेल को पढ़ते हैं, कोशिका को पढ़ते हैं, तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। और कितनी छोटी होती है कि उसे माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। और संख्या में कितनी होती है? असंख्य होती है, यानी उन्हें गिना नहीं जा सकता। और जो कोशिका होती है उनका आकार और आकृति बदलती रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि अगर हमारे हाथ पे चोट लग जाए या शरीर के किसी भी अंग में चोट लग जाए तो वहाँ की कोशिकाएं जो होती है, सेल जो होती है, वो मर जाती है, डेड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कोशिका विभाजन होता है, यानी सेल डिवीजन होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है? एक कोशिकाओं से दो कोशिकाओं का बनना, दो कोशिकाओं से चार कोशिकाओं का बनना, 4 से 8 कोशिकाओं का बनना, ये होता है सेल डिवीजन। अब जिस भी स्थान पे चोट लगी है, शरीर के जिस भी अंग पे चोट लगी है, वहीं की जो कोशिकाएं मर जाती है, उसके बाद नई कोशिकाएं जन्म लेना शुरू करती है, नई कोशिकाएं बनती है, यानी सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। ठीक है,
तो अभी मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मल सी बात बताई कि कोशिका होती क्या है। हमारे शरीर की छोटी, सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, जिस पर हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है, यानी कोशिका के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं कोशिका से, यानी कोशिका की डेफिनेशन से। आप लोग क्या करेंगे, पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे आप लोग कोशिका की परिभाषा। बिल्कुल धीरे धीरे करते हुए चलेंगे, एकदम साफ साफ। ठीक है, हेडिंग डालेंगे आप लोग कोशिका की परिभाषा, यानी डेफिनेशन। क्या होती है कोशिका? तो आप लोग लिखेंगे हमारे शरीर, हमारे जीवन की, यानी कोशिका जो होती है वो जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं मूलभूत इकाई है। क्या लिखेंगे? कोशिका मानव शरीर की, मानव शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक और मूलभूत इकाई है। संरचनात्मक, क्रियात्मक और मूलभूत इकाई है। तो ये क्या हो जाती है, ये डेफिनेशन हो जाती है कोशिका की। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दिखा दूंगी, अच्छे से बता दूंगी। इसकी पीडीएफ के बारे में भी आपको दिखा दिया जाएगा, आप वहां से इसे नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन आप यहां से मेरे साथ साथ नोट डाउन करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो कोशिका की परिभाषा क्या होती है? ये हमारे जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक और मूलभूत इकाई होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है हमारे जीवन की, इनकी संख्या करोड़ों में होती है। अगर आप ये चीज़ें नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो आप पीडीएफ से देख लेना। पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? हमारे स्वाध्याय श्री का जो टेलीग्राम ग्रुप होगा वहां पे आपको कोशिका की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इसकी डेफिनेशन। अब बात आती है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, यानी कोशिका को देखा किसने था। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, इससे पहले एक और पॉइंट लिख लीजिए कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, पॉइंट बना के आप लोग लिख लेंगे, जहां पे सेल का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। यानी जहाँ पे सेल का, कोशिका का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब आती है बात कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी तो आप लिखेंगे रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो कोशिका की, सेल की जो खोज की थी वो मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, और जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने की थी, एंटोनियो ल्यूवेनहोक ने। तो यहाँ पे लिखेंगे कोशिका की मृत कोशिका लिख लेंगे। मृत कोशिका, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी? 1665 में की थी।
ठीक है, कब की थी? 1665 में। अब अगर पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप जीवित कोशिका की खोज भी लिखेंगे, यानी लिविंग सेल। ये कौन सी है? नॉन लिविंग। जीवित कोशिका की खोज ये किसने की थी? ये की थी एंटोनियो ल्यूवेनहोक। एंटोनियो ल्यूवेनहोक। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है, ये आपको पता होनी चाहिए कि सेल की, अगर आपसे कोई पूछे कि सेल को किसने खोजा था सर्वप्रथम, किसने सेल की खोज की थी, तो आप क्या बताएंगे कि रॉबर्ट हुक ने की थी मृत कोशिका की खोज। ठीक है, उसके बाद और ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पे की थी, उन्होंने कहाँ पे देखी थी कोशिका, तो उन्होंने देखी थी तालाब के पानी में। ठीक है, और जो जीवित कोशिका की खोज थी वो किसने की थी? वो ल्यूवेनहोक ने की थी, और उन्होंने उस कोशिका को कहाँ पे देखा था? हमारे जो दांत होते हैं ना, दांतों के ऊपर एक परत चढ़ी रहती है जिसे बोलते हैं इनेगल। इनेगल उस परत को बोलते हैं जो हमारे दांत के ऊपर व्हाइट व्हाइट से परत चढ़ी रहती है ना। जब आप कभी दांतों की सफाई कराते हैं तो व्हाइट व्हाइट निकलता है, जब आप कुल्ला करते हो ना, पानी निकालते हो बाहर मुंह से, तो व्हाइट व्हाइट निकलता है। तो जो परत चढ़ी रहती है उस पर उन्होंने देखा था क्या? जीवित कोशिका को, ल्यूवेनहोक ने। और वो क्या होता है? एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, क्या होता है? एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे फटाफट से। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लगता है ना इसे वो करने में, चेंज करने में, अब धीरे धीरे आदत पड़ेगी। इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा कि कोशिका होती क्या है, कोशिका की खोज किसने की थी। इसके बाद हमने देखा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी और मृत कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है, इसके बाद आता है कि प्राणी में यानी जीव में सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है। ये बेसिक जानकारी है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो अब लिखेंगे हम लोग कि जीव में सबसे बड़ी कोशिका, यानी ऑल ओवर, यानी प्राणी, पूरा प्राणी जगत, जीव जगत जिसमें मनुष्य भी आ जाते हैं, जंतु भी आ जाते हैं, उसमें सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी ऑस्ट्रिच एग। क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कहाँ पे होती है, तो सबसे छोटी लिखेंगे सबसे छोटी कोशिका। ये होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अब माइकोप्लाज्मा क्या होता है? एक तरह का बैक्टीरिया होता है।
तो जो सबसे छोटी कोशिका देखी गई थी वो किस में देखी गई थी? वो माइकोप्लाज्मा में देखी गई थी, जो एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। और सबसे बड़ी कोशिका किस में देखी गई थी? ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। ठीक है, अब पूछा जाता है कि ह्यूमन बीइंग यानी मानव में सबसे बड़ी कोशिका किस में होती है? आप लोग लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका किस में होती है? मेल के स्पर्म में, पुरुष के स्पर्म में होती है। ठीक है, और पूछा जाए कि सबसे छोटी किस में होती है, यानी मानव में, ह्यूमन बीइंग में सबसे छोटी कोशिका किस में होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है फीमेल के यानी स्त्री के गर्भाशय या अंडाणु में। ठीक है, गर्भाशय या अंडाणु में होती है सबसे छोटी कोशिका। अब आपको सबसे बड़ी प्राणी में भी पता चल गई, जीव में भी और मनुष्य में भी। अब पूछा जाता है आपसे कि सबसे लंबी कोशिका किस में होती है? बड़ी में और लंबी में फर्क देखना है। बड़ी होती है ऐसे, लंबी होती है ऐसे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए लंबी कोशिका, कंफ्यूज नहीं होंगे, बड़ी कोशिका पूछा जाए तो आप बताएंगे मानव में सबसे बड़ी मेल के स्पर्म में होती है, सबसे छोटी फीमेल के गर्भाशय में होती है। और आपसे पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका तो वो लिखेंगे ब्रेन में होती है, ब्रेन के न्यूरॉन में। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कहाँ पे होती है? न्यूरॉन। अभी मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर हमारे हाथ में, पैर में, शरीर के किसी अंग में चोट लग जाती है तो वहाँ की कोशिकाएं मर जाती है। अब उन्हें कोशिकाएं जो मरती है उन्हें भक्षण करने का कार्य कौन करता है? ये हम सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, यानी कोशिका की संरचना कैसे होती है, कितने सारे अंग मिलकर कोशिका का निर्माण करते हैं। अभी हमें क्या देखना है? मैंने बताया आपको सेल डिवीजन की। अब हमारे हाथ पे, पैर पे चोट लग जाती है तो वहां की कोशिकाएं मर जाती है। जब कोशिकाएं मर जाती है तो नई कोशिकाओं का जन्म होता है। ठीक है, नई कोशिका यानी पुरानी कोशिकाएं चोट लगने की वजह से मर जाती है, नई कोशिकाओं का जन्म होता है, यानी सेल डिवीजन होता है, यानी कोशिका विभाजन होता है। लेकिन न्यूरॉन में, हमारे ब्रेन का जो न्यूरॉन वाला भाग होता है उसमें सेल डिवीजन नहीं होता। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप हेलमेट पहनिए। अगर आपके सर में चोट लग जाती है तो वहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं हो पाता, सेल डिवीजन नहीं हो पाता, इसलिए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और हमारे शरीर का ऐसा भाग जहाँ पे सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी होता है, वो होता है लीवर। यानी अगर हमारे लीवर में चोट लग जाती है या कट जाता है, फट जाता है, तो वहाँ पे सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है और वहाँ की चोट बहुत जल्दी से ठीक हो जाती है। लेकिन हमारे न्यूरॉन में, हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता, इसलिए व्यक्ति की सर लगते ही 99% मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। और जैसे मैंने बताया कि 90% ब्रेन का जो 90% भाग होता है, 90% भाग होता है वो न्यूरॉन होता है और 10% होता है, उसे बोलते हैं गिलियल सेल। गिलियल सेल में कोशिका विभाजन होता है, यानी सेल डिवीजन होता है। अब आप पूछेंगे कि अभी तो आपने बताया कि न्यूरॉन में, आपके ब्रेन के भाग में सेल डिवीजन नहीं होता, तो मैंने बताया न्यूरॉन कितना होता है? 90%। वहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता। लेकिन जो 10% वाला भाग होता है जिसे गिलियल सेल बोलते हैं, वहाँ पे कोशिका विभाजन होता है। लेकिन कैसे होता है? अनियंत्रित होता है, अनकंट्रोल होता है। कोशिका विभाजन अनकंट्रोल होता है। अनकंट्रोल होने की वजह से वहाँ पे कैंसर होने के 99% चांस होते हैं। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि
न्यूरॉन में तो सेल डिवीजन होता ही नहीं है अगर चोट लग जाती है सर में, और अगर 10% वाले भाग में सेल डिवीजन होता भी है तो वो अनकंट्रोल होता है। उसके हो जाने से, सेल डिवीजन हो जाने से अगर कोशिकाएं विभाजित, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोशिकाएं बन जाती है, जिससे हमारे ब्रेन में कैंसर होने की संभावना रहती है। ठीक है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि हमेशा हेलमेट पहन के निकलिए, क्योंकि अगर सर में चोट लग जाती है तो वहाँ की चोट दोबारा ठीक नहीं हो पाती, वहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर शरीर के किसी अंग में और किसी अंग में चोट लग जाती है तो वहाँ पे सेल डिवीजन हो जाता है, नई कोशिकाएं जन्म ले लेती है, चोट ठीक होती रहती है, नई कोशिकाएं वो घाव भरती रहती है और व्यक्ति ठीक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको हमेशा बोलते हैं कि आप लोग हेलमेट पहन के निकलिए। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे हमने पढ़ ली सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, जीव में भी और प्राणी में यानी मानव में भी। इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट पेज लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या देखना है कि जो कोशिका होती है उसके कितने मुख्य भाग होते हैं, जो सेल होती है उसके कितने भाग होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग नोट डाउन करेंगे, हेडिंग डालेंगे कोशिका के भाग, कोशिका के भाग। तो सबसे पहला लिखेंगे आप लोग, कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन सा? कोशिका कला, कोशिका कला, या इसे कोशिका भित्ति भी बोलते हैं, कोशिका भित्ति। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेल वॉल और इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा मुख्य भाग होता है कोशिका द्रव्य। दूसरा मुख्य भाग क्या होता है? कोशिका द्रव्य। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तीसरा मुख्य भाग होता है केंद्रक। इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो 3 मुख्य भाग होते हैं, और भी भाग होते हैं इनके, जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ भरा रहता है उसे बोलते हैं जीव द्रव्य। एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ भरा रहता है उसे जीव द्रव्य बोलते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और इसके मतलब छोटे छोटे भाग हैं, उन्हें भी हम डिफाइन करेंगे, लेकिन हमने लिखा है कि कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? मुख्य भाग होते हैं कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, यानी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन कोशिका भित्ति को बोलते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, हमें इन तीनों को पढ़ना है, इन तीनों को डिफाइन करना है। अभी मैं आपको एक एक चीज करके बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ से भी बता दूंगी थोड़ा सा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ना है? हमें सबसे पहले पढ़ना है कोशिका कला। कोशिका कला, या इसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति भी बोलते हैं, कोशिका भित्ति। ठीक है, अभी ना जैसे
शुरू शुरू में पढ़ा रहे हैं व्हाइट बोर्ड से, ये सॉरी डिजिटल बोर्ड से, तो थोड़ा राइटिंग में दिक्कत हो रही है। जैसे व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे राइटिंग अच्छी आ रही थी, अब यहाँ पे धीरे धीरे आदत पड़ेगी, है ना। तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका कला या कोशिका भित्ति, ठीक है। इसमें क्या होती है कोशिका कला, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो चार दीवारी है, एक सेकंड, ये देखिए, ये जो होती है चार दीवारी, कोशिका के बाहर की जो चार दीवारी होती है उसे बोलते हैं कोशिका कला, यानी सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। कहने का मतलब एक शॉर्ट लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि कोशिका के चारों तरफ की जो चार दीवारी होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोशिका कला या कोशिका भित्ति। ये क्या करती है, ये हमारे शरीर की कोमल संरचनाओं की रक्षा करती है। और क्या करती है, और जो ये जैसे त्याज्य पदार्थ होते हैं, बेकार पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, ये उसे अंदर नहीं जाने देती। ये किस किस चीज़ को अंदर जाने देती है, ये सिर्फ ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर जाने देती है। और जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक चीज़ें होती हैं उन्हें अंदर जाने देती है। तो जो बेकार चीज़ें होती है ये उन्हें अंदर नहीं जाने देती। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति या कोशिका कला, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ये दिखाई दे रहा होगा ना आपको, मैं नीचे लिख देती हूँ। सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होती है, तो लिखेंगे कोशिका के चारों तरफ जो चार दीवारी होती है क्या कहलाती है, कोशिका कला कहलाती है। आप लोग मेरे साथ साथ बहुत धीरे धीरे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। कोशिका कला कहलाती है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट पेज लेंगे, ठीक है। इसका कार्य, अगर इसका मुख्य कार्य पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन के तौर पे अगर आपसे इसका कार्य पूछा जाए तो क्या लिखेंगे कि इसका कार्य क्या होता है। मैंने बताया ना कि हमारी कोमल संरचनाओं की रक्षा करती है, और इसका कार्य क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पोषक तत्वों का संचार करना। क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक, मैंने क्या बताया अभी आपको कि जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक चीजें होती है ये सिर्फ उसे ही अंदर आने देती है, जो चार दीवारी होती है, तो यानी पोषक तत्वों को ही अंदर आने देती है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पोषक तत्वों का संचार करना, पोषक तत्वों का संचार करना। क्या होता है इसका कार्य,
एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पोषक तत्वों को पहुंचाने का इसका कार्य होता है। किसका? कोशिका कला का। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब आप लोगों से क्या बताएं कि जो हमारे पास कैमरा है वो हमारी आधे घंटे की ही रिकॉर्डिंग कर पाता है, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। जब हम लाइव आ जाएंगे तब हम आपकी 1.5 घंटे की क्लास ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ चल रहा है, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि आज शाम तक ही मुझे लगे कि हाँ, जो मैंने वीडियो बनाई है वो आप लोगों को पसंद आई है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से